क्या यहाँ हैदराबाद की बिरयानी एकदम ठंडी पड़ रही है, ना खुबानी का मीठा मिल रहा है, ना कोई अच्छा सा हलीम खाने को मिल रहा है। सिर्फ 2 मैच जीते हैं और 4 अंक के साथ बहुत नीचू है। और ऊपर आओ, क्या अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा ना। सामने मुंबई है। मुंबई ने पिछले मैच में बराबर पकड़ के रखा था ट्रेविस हेड को, दोनों को मारने नहीं दिया। पावर प्ले में दोनों जमे हुए थे लेकिन रन आ ही नहीं रहे थे। स्ट्राइक रेट 100 का था ट्रेविस हेड का, ये कैसे हो सकता है। खैर, इस बार ना अपने घर में खेल रहे हैं। लास्ट मैच आपको याद होगा 245 पंजाब के सामने ऐसे चेस की जैसे पता ही नहीं चला। इतना बड़ा स्कोर आराम से, एकदम हल्लू हल्लू ऐसा लग रहा था। लेकिन मुंबई ना बड़े खतरनाक फॉर्म में आ चुकी है। पिछले 3 मैचेस जीती है लगातार और मोमेंटम प्राप्त किया है। सीधा प्लेऑफ की रेस में आगे की तरफ बढ़ रही है। बुमराह का फॉर्म, रोहित शर्मा का फॉर्म, सूर्य कुमार यादव का फॉर्म, तिलक वर्मा का फॉर्म, सब लड़के एकजुट होकर खेल रहे हैं। वहीं पे हैदराबाद को सब मिक्स करना होगा, सारे प्लेयर्स को एकजुट होना होगा। वो अभी तक देखने को मिला नहीं है। मैच की बात करते हैं। सूर्या भाव 333 रन बनाए, 162 का स्ट्राइक रेट है, 33 चौके 17 छक्के। अब फॉर्म में आ चुका है। देखिए, अभी तक रन बना रहे थे लेकिन अपने पुरानी लय में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन पिछले मैच में सीएसके के सामने कमाल की बल्लेबाजी की। देखिए, वो जो एरियाज में बल्लेबाजी करते हैं ना, बतौर स्पिनर उनको खामोश रखना बड़ा मुश्किल काम है। जडेजा ने इससे पहले बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी उनके सामने, लेकिन लास्ट मैच में उनके सामने भी बहुत बढ़िया स्वीप का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा क्रिकेट खेले। और जहां पे वो स्वीप लगाते हैं, शॉट फाइनली के ऊपर हवा में मारते, स्पिनर के सामने, फास्ट बॉलर के सामने मारना आसान है, स्पिनर के सामने वहां पे पेस बनाना, रिस्क का इस्तेमाल करना, पूरी तरह से बैठ जाना, पिछले शोल्डर को लाइन से कवर करना, ये बहुत बेहतरीन करते हैं। फिर वहां पे तो चौका लगाते हैं, फिर थोड़ा सा अपनी फील्डर के बाएं तरफ आते हैं और फिर वहां पे फील्डर आपने लगाया तो एकदम मिड विकेट और स्क्वेली के बीच में चौका लगाते हैं। तो 3-3 जगह पे आप अगर स्वीप लगाओगे तो फिर वो बल्लेबाज को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है बतौर स्पिनर। अब ऐसा लग रहा है कि इनको रोकना ना थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा सनराइज हैदराबाद के लिए। क्या कर सकती है हैदराबाद? क्या ज्यादा स्लो रन का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हर्षल पटेल का मैचअप ज्यादा से ज्यादा सूर्य के सामने रख सकते हैं और उसको किस तरह से काउंटर कर सकते हैं? पिछले मैच में हमने देखा था पैट कमिंस भी ना स्लो डाल रहे थे ऑस्ट्रेम के बाद, लेकिन पॉइंट और हरमिन का जो फ्लिकर था वो ऊपर था और वहां पे ऑस्ट्रेम के बाद बहुत ज्यादा शॉट डाल रहे थे। तो सूर्या ने वो पेस और बाउंस का इस्तेमाल करके वहां पे चौके बटोरे थे। उस चीज को अवॉइड करना है, सामने खिलाने की कोशिश करनी है। क्या ये प्लान के साथ एसआरएच जा सकती है और उसको काउंटर भी करे सूर्या? ये भी मैं देखना चाहूंगा। मुंबई का बैटिंग का जो इंजन है ना, पूरी तरह से गर्म हो चुका है। सभी बल्लेबाजों पे अगर आप नजर डालेंगे, रिकल्टन देखिए कंसिस्टेंट रन बना रहे हैं, 200 से ज्यादा रन बना दिए, लगभग 30 का औसत है, स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, विकेट कीपर है, वो रन बना रहे हैं। रोहित शर्मा का फॉर्म आ गया है, तिलक वर्मा कंसिस्टेंट रन बना रहे हैं, सूर्य कुमार यादव के रन बन रहे हैं, हार्दिक अपना कैमियो खेल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बल्लेबाजी देखें तो बहुत पुख्ता नजर आ रही है। अब यहाँ पे ना हैदराबाद के लिए चैलेंज ये रहेगा कि इन सब के सामने मुख्तलिफ प्लान करके उनको रोकना। लेकिन अगर उसमें सपाट पिच मिल गई तो फिर ये बैटिंग जो है मुंबई इंडियंस की और भी खतरनाक हो जाएगी। स्लो पिच आइडियल है मुंबई के सामने, लेकिन क्योंकि हैदराबाद को भी बैटिंग सपाट पिच पे करना पसंद है तो ये देखना होगा किस तरह की ये पिच देते हैं। जसप्रीत बुमराह देखिए उनकी वापसी कमाल की हुई है। पिछले मैच में धोनी और दुबे को दोनों का आउट किया। दुबे के सामने स्लो रन का ज्यादा इस्तेमाल किया। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो गेंदबाज है ना, ये पिच को एक तो दरकिनार करता है और दूसरा इसकी जो एबिलिटी है वो तो है ही कमाल की, लेकिन उसकी जो जहनियत है वो सबसे जबरदस्त है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी दिए। पाकिस्तान के सामने मुकाबला था 50 ओवर का वर्ल्ड कप अहमदाबाद में, पहली ओवर में चौका लगा, आगे गेंद डाली, काली मिट्टी की पिच थी, वो जो लेंथ थी पूरा पिच मैप मैंने बाद में डिकोड किया था। पूरे पिच मैप में एक ही बॉल थी, वो जो चौका गया था अब्दुल्ला शफीक को, उसके बाद एक भी लेंथ आगे नहीं डाली। और वो खुद तो वैसा करते ही, लेकिन बाकी गेंदबाजों को भी लेके चलते साथ में कि कौन सी पिच पे किस तरह की लेंथ डालनी है। तो इनकी जो जहनियत है वो कमाल की है। और ऊपर से इनका जो फुल टॉस लोग मिस कर जाते हैं उसके बारे में एक डिटेल बात तो करनी बनती है आगे जाके, लेकिन क्योंकि जितना आप एक्सपेक्ट करते हो कि इनका जो फुल टॉस है वो नीचे की तरफ आएगा, वैसा होता नहीं हो, फटक से आपकी बॉडी की तरफ आता है, बल्लेबाज लेट हो जाते हैं। खैर, वो एक्शन की वजह से होता है, उनका जो हाथ और जो स्नैप होता है रिस्क का, वो कमाल का है, इसी वजह से बल्लेबाजों को चकाते हैं। ओवरऑल मुंबई इंडियंस की अगर बोलिंग यूनिट देखे ना, एकदम पुख्ता नजर आ रही है। चाहे वो जसप्रीत बुमराह का फॉर्म, इंजरी के बाद वापसी करना, हार्दिक पांड्या की कंसिस्टेंटली गेंदबाजी में विकेट निकालना, चाहे वो दीपक चहर है वहां पे नई गेंद में उनसे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है लेकिन उनकी गेंदबाजी चलना, करण शर्मा जब खेले तो वहां भी उनका अच्छा प्रदर्शन होना, लेकिन सैटनर क्या गेंद को खूबसूरत तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक या दो सवाल रहेंगे जहन में मुंबई इंडियंस के। एक सवाल ये कि वानखेड़े में तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वानखेड़े के बाद अगर सपाट एकदम पिच मिली, स्पेशली काली मिट्टी के पिच, तो उनका लेंथ क्या अपनी तरफ होगा और अपनी तरफ कितनी जल्दी लेके आते हैं? क्योंकि काली मिट्टी की पिच पे और लाल मिट्टी की पिच पे लेंथ अलग होना, ये बतौर स्विंग गेंदबाज बड़ा जरूरी है।
दूसरा, देखिए हमने देखा कि ट्रेंट बोल्ट नई गेंद से जिस तरह से पहले विकेट निकालते थे, पहले ये 2 ओवर में आपको ब्रेक थ्रू मिलता ही मिलता था, वो अभी कम हुआ है। क्योंकि आंकड़ों पे अगर नजर डालेंगे ना तो इकोनॉमी भी थोड़ी बड़ी हुई है, नई बॉल से विकेट भी नहीं मिल रही है। अगर उनकी विकेट मिल जाती उनको नई बॉल से रेगुलर, तो फिर मुंबई इंडियंस तो को टॉप 4 में जगह बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं पे दीपक चहर, उसको भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन जो विकेट टैली है ना उसमें वो चीज अभी नजर नहीं आई, तो एक नजर उन पे भी रहेगी। हैदराबाद में ज्यादा स्विंग होगा नहीं, हैदराबाद की पिच सपाट रहती है, अगर सपाट मिलती है तो फिर लेंथ बहुत मुश्किल है। प्लेइंग वेल की बात कर लेते हैं, रोहित शर्मा का फॉर्म वापस आ चुका है, उनके साथ रायन रिकल्टन, वो भी अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। क्या इन स्विंग का प्लान कर सकते हैं हैदराबाद, ये देखना होगा रायन रिकल्टन के सामने। खलील अहमद का बॉल बैट पे लगा था, डीआरएस लिया नहीं था महेंद्र सिंह धोनी ने। विल जैक्स गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी में आप धीरे धीरे आ रहे हैं ऊपर, लेकिन जब वो ऊपर बल्लेबाजी करते हैं तो फिर मुंबई इंडियंस एकदम सेटल नजर आ रही है। इन्हें अगर नीचे बल्लेबाजी करना पड़ रहा है तब कैसे बल्लेबाजी करेंगे ये देखना है। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन देव, ये सॉलिड बैटिंग यूनिट नजर आ रही है। मिचेल साल्टर की बैटिंग करते हैं, दीपक चहर, इनकी भी बल्लेबाजी चलती है जब जरूरत पड़ती है। ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह। अब एक प्लेयर की बात आ जाती है ना, पिछले मैच में अश्विनी कुमार खेले थे, 4 फास्ट बॉलर मुझे नहीं लगता, 4+1 हार्दिक, 5 की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप स्पिनर खिलाएंगे या तो विघ्नेश पुथुर, या फिर अगर करुण शर्मा फिट है तो फिर वो खेलेंगे, पर एक स्पिनर अतिरिक्त खिलाना मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर। क्या हैदराबाद में हंगामे होंगे, ये डिपेंड करता है ट्रेविस हेड पे, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पे। अच्छी शुरुआत, तेज शुरुआत, ये बड़ी जरूरी है, और साथ में ईशान किशन का बल्ला भी चलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक शतक आया उसके बाद रन ही नहीं है। मतलब आप उम्मीद करते कि जिस बल्लेबाज ने 100 बनाया पहले मैच में, वो हाफ वे ऑफ द स्टेज कम से कम 200 रन तक पहुंच ही जाए, 150 भी नहीं हुए, तो बड़ा मुश्किल का वहां पे काम है। उनका बल्ला चलना बड़ा जरूरी है। सामने चैलेंज मुंबई इंडियंस का है, उनकी गेंदबाजों का, उनकी प्लानिंग का है, और क्वालिटी भी वैसी है ना कि जो अगर स्विंग होता है तो उसका फायदा उठाते ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, अगर स्विंग नहीं होता है तो फिर बुमराह का इस्तेमाल पावर प्ले में किया जाता है और इंटू द पिच गेंदबाजी की जाती है। उसको किस तरह से काउंटर करेंगे। हैदराबाद अभी जहां पे खड़ी है, 7 मैचेस में से 2 जीत के साथ 4 अंक हैं, मतलब अगले 7 मैचेस में कम से कम 6 मैचेस जीतना बड़ा जरूरी है अगर क्वालिफाई करना है तो। बहुत लीक है, लेकिन यू नेवर से नेवर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर एक बार लय पकड़ लेती है टीम तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमने रासिनी के साथ लास्ट ईयर देखा था, कंसिस्टेंट मैच जीतते गए, आखिरी के फेज में क्वालिफाई कर गए। तो क्या हैदराबाद वो इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ सकती है। हैदराबाद का बैटिंग अप्रोच देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ ना वीडियो बनाने के लिए, पसीना हो रहा है, वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली जब पिच में ग्रिप हो रही है। अगर पिच में ग्रिप नहीं हो रही है तो फिर आपको खड़े खड़े लंबे लंबे शॉट लगाने, लेकिन जब मेहनत करना है ना, तो मेहनत करने वाला बल्लेबाज बीच में नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी का 113 का स्ट्राइक रेट है, ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए थे, जहां पे उम्मीद थी हैदराबाद के लिए आएंगे और कंसिस्टेंट रन बनाएंगे और मैच जिताएंगे। अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। ईशान किशन का बल्ला खामोश है, और पिछले मैच में तो मुझे ये लगा कि अगर अंदाज तेज है हैदराबाद का खेलने का तो फिर आपको 8 या 9 नंबर तक बल्लेबाजी चाहिए। पिछले मैच में नंबर 7 पे पैट कमिंस आए थे। शायद लोग कहेंगे कि यार आखिरी की 2 ओवर बची थी, इस वजह से पैट कमिंस नंबर 7 पे, इसी वजह से इम्पैक्ट बॉलर जो आए थे राहुल चहर, वो आए थे मोहम्मद शामी की जगह पे। मतलब आपने 6 बॉलर तो पुख्ता खिलाए, आपके पास अगर 5 बॉलर पुख्ता है ना सनराइज हैदराबाद, तो भी आपका काम चल जाएगा। छठे से आप अभिषेक शर्मा से 1 या 2 ओवर निकाल सकते हैं, पर बैटिंग आपको फिर लंबी करनी पड़ेगी, खास करके इस एग्रेसिव अंदाज वाला जो अप्रोच है उसके साथ। अब बैटिंग में आप जिसको भी लेके आइए, आपने मेंडिस को भी खिलाया, ये सोच के कि हमारे पास एक बैटिंग और बॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आपके पास अनिकेत जैसा यंग खिलाड़ी जो फॉर्म में है, क्या उसकी बल्लेबाजी आप ज्यादा ऊपर खिला सकते हैं। और देखिए बात तो फिर आ जाती है कि क्लासन जैसा बल्लेबाज अगर खामोश रहेगा, जो अभी तक खामोश है, तो फिर आपको दिक्कत होगी ना नीचे से, क्योंकि नीचे में अगर कोई बल्लेबाज है जो मैच जिता सकता है वो क्लासन, बुमराह के साथ फिर वो मैचअप, फिर वो मुश्किल काम, और मुश्किल काम करने के लिए तो आपको बड़े पैसे मिलते हैं। ओवरऑल हैदराबाद का बॉलिंग स्ट्रगल भी देखने को मिल रहा है। देखिए पैट कमिंस और मोहम्मद शामी की जो इकोनॉमी रेट है वो 10 के ऊपर है। अब जब ऐसा होगा ना 10 के आसपास की, तो भी आप अपने मेन प्लेयर से एक गेंदबाज से तो उम्मीद करते हैं कि वो 8 के आसपास वो विकेट निकाले, वो देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, जीशान अंसारी को आप खेलते हुए देख रहे हैं, जबकि राहुल चहर आपके खेलने में बैठे थे, लेग स्पिन डाल रहे हैं, इंडिया को खेल चुके हैं, मुंबई इंडियंस को भी खेलते थे। अब शुरू में आपने इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की है बतौर राहुल चहर, इस वजह से आपको खेलने को नहीं मौका मिल रहा है और ईशान को खेलने को मिल रहा है। तो दिक्कत हैदराबाद के लिए भी है कि जिसको सोच के आपने बोला था कि हमारा फ्रंट लाइन बॉलर हो सकता है, वो फ्रंट लाइन है ही नहीं, वो बाहर बैठा हुआ है। दिक्कत वहां पे भी आती है। हर्षल पटेल की इकोनॉमी 9 के करीब है। अब मुझे लगता है कि स्लो विकेट पे उनका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आखिरी में डेथ में कौन अच्छी यॉर्कर डालेगा, ये भी एक सवाल है, क्योंकि पैट कमिंस की भी ताकत यॉर्कर नहीं है, शमी की भी ताकत यॉर्कर नहीं है, वो इनटू द पेस गेंदबाजी ज्यादा बेहतर करते हैं पैट कमिंस। ओवरऑल मसला है, सोल्यूशन क्या है?
दो स्पिनर खिलाइए, चाहे वो राहुल चाहे ईशान अंसारी दोनों हो। दूसरा, आप ये उम्मीद करिए कि मोहम्मद शामी जिस तरह से गुजरात के लिए नई गेंद से विकेट निकालते थे, वो दोबारा निकालना रेगुलर चालू कर दें, तो फिर ज्यादातर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। हैदराबाद की प्लेइंग 12 पे नजर डाल देते हैं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ये तीनों को बल्क ऑफ द स्कोरिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। फिर नीतीश कुमार रेड्डी, इनका बल्ला खामोश है भाई, इनके बल्ले से भी आवाज आना बड़ा जरूरी है। उसके बाद एनपी क्लासन और अनिकेत वर्मा है। फिर आपके पास ऑप्शन है बल्लेबाज में अभिनव मनोहर, सचिन बेबी, या तो फिर आप ऑलराउंडर की तरफ मेंडिस की तरफ जा सकते हैं, ओवरसीज बल्लेबाज है। पर मैं ये कहूंगा कि अभिनव मनोहर के साथ आप जा सकते हैं। उसके बाद पैट कमिंस, हर्षल पटेल, जीशान अंसारी, मोहम्मद शामी। अब आपके पास ओवरसीज में जो गेंदबाज है वो है ईशान मलिंगा। अब आपके पास ये तो 12 हो गए, आप लेकिन ये भी काम कर सकते हैं ना कि राहुल चहर और जयदेव उनक्कड़, ये दोनों के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि राहुल चहर और अगर जीशान अंसारी आ जाते हैं मुंबई के सामने दो स्पिन खेलने का, तो आपके पास ना वो बेहतर विकल्प होता है ना कि आप दो स्पिनर से उनको खामोश रख सकते हैं। राहुल चहर मुंबई इंडियंस के खेमे को जानते भी है, अगर थोड़ा भी अच्छा फील कर रहे हैं ना तो दो स्पिनर खिला दीजिए, एक फास्ट बॉलर को आप कम कर दीजिए। ये मेरी सोच रहेगी। अब हैदराबाद क्या करती है ये देखना होगा। मैचअप बहुत सारे, देखिए मोहम्मद शामी बनाम रोहित शर्मा, ये सबसे पहला मैचअप मैं देखना चाहूंगा कि जो इन स्विंग डालना स्टार्ट किया मोहम्मद शामी ने, जरूर सपाट पिच है, जरूर कहेंगे कि रोहित शर्मा का पड़ा भारी हो सकता है, फॉर्म में भी वापस आ गए, लेकिन अगर इन स्विंग डाला सही एरिया से गेंद को पैड पे मारने की कोशिश की, वहां पे रोहित शर्मा को फंसा सकते। वहीं पे रोहित शर्मा अपना पैर अक्रॉस ना लेके जाए और बहुत ज्यादा कोशिश करे। यहाँ पे वानखेड़े में तो आप शॉर्ट बॉल का इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ पे सामने का इंतजार करिए, सामने खेलने का। तो ये मैचअप बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। जसप्रीत बुमराह बनाम ट्रेविस हेड, ग्राउंड द विकेट, स्टंप को टारगेट करे, ये एक मैं मैचअप देखना चाहूंगा और उसको काउंटर किस तरह से करते हैं। तीसरा, यहाँ पे एक और चीज आ जाती है सूर्य कुमार यादव के सामने हर्षल पटेल। हर्षल पटेल इसलिए मैं मैचअप लगा रहा हूँ सूर्य कुमार यादव के सामने कि स्लो वन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। सूर्य के सामने ना ये अच्छी चीज है, आप पेस मत दो उन्हें, और लेकिन पेस अगर नहीं दे रहे ना तो आप उन्हें कोशिश करिए और इन्वाइट करिए कि आप मुझे सामने चक्का मार दीजिए, इधर मत खाइए मार। वो लेंथ अगर डालेंगे तो फिर हर्षल पटेल कामयाब हो सकते हैं। वहीं पे सूर्य कुमार यादव क्योंकि फॉर्म में है, कोई रास्ता ढूंढेंगे। तो ये जो 3 मैचअप है बहुत जबरदस्त मैचअप होने वाले हैं मेरे हिसाब से। देखिए हैदराबाद बहुत पीछे है, बहुत आसान है मुंबई इंडियंस के साथ जाना, लेकिन मुझे लग रहा है हैदराबाद फाइट करेगी।